नमस्कार। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और आपके किताब का भी ये सेकंड चैप्टर है हिंदी मीडियम का, जिसमें हम लोगों को तीसरा वीडियो है ये इस सेकंड चैप्टर का, जिसमें हम लोगों को सारे पदार्थों को अलग करने की विधि के बारे में पढ़ना है। इसमें बहुत सारे ये आएंगे, बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा हम अलग अलग पदार्थों को कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे जिसमें हम आपको सबसे पहले पढ़ना है डाई को स्याही से अलग करना। तो स्याही क्या होता है? स्याही एक रंग और पानी का मिश्रण होता है। जैसे डाई डाई क्या होता है? जो बालों में रंगा जाता है। तो ये रंग होते हैं आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं, काला हो सकता है, नीला हो सकता है, हरा हो सकता है, लाल भी हो सकता है। तो उसकी उसी तरह से स्याही, जैसे कि अगर आपको काले काले रंग का डाई निकालना है तो आप काले रंग की स्याही से निकालोगे। उसके बाद अगर आपको ब्लू रंग निकालना है, ब्लू डाई निकालना है, तो आप ब्लू रंग की स्याही से निकालोगे। ठीक है। तो इसमें विधि क्या है? सबसे पहले इसमें सीधा सीधा विधि है, आपको एक याद रखना है, वाष्पीकरण, यानी कि वाष्पीकरण की विधि द्वारा आपको निकालना है। तो जैसे इसमें एक क्रियाकलाप है, नीचे आग जल रहा है, उस पर उसके ऊपर एक बीकर रखा हुआ है, एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर बीकर रखा है, बीकर के अंदर जल भरा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका वॉच ग्लास है और इसके ऊपर रखी गई है स्याही, स्याही रखी गई है। उसके बाद क्या हो रहा है? इसको गर्म किया जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर नीचे से आग दिया जाएगा, गर्म होगा, तो धीरे धीरे पानी यहाँ पर बॉयल होने लगेगा। पानी बॉयल होगा तो क्या होगा? इस वॉच ग्लास के थ्रू इस स्याही में आएगी गर्मी, यानी कि बहुत तेज तापमान, अधिक तापमान इसका हो जाएगा। जब अधिक तापमान हो जाएगा तो स्याही में जो उपस्थित जल वाष्प हैं, यानी कि जल के जो कण हैं, वो धीरे धीरे करके ऊपर उड़ जाएंगे और वह अलग हो जाएंगे, तथा आपका जो कलर होगा वो इसके सतह में नीचे आकर बैठ जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि पानी का जो मात्रा हो, पानी की जो मात्रा होगी वह अलग हो जाएगी और आपकी ये अलग हो जाएगी, मतलब आपका जो डाई है वो अलग हो जाएगा, रंग अलग और पानी अलग, और दोनों मिलकर था क्या? स्याही। अब दूसरा है दूध से क्रीम को अलग करना। इसमें क्या है? दूध से क्रीम को अलग करना, ये आप घरों में भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्रीम से सीधा सा मतलब है मक्खन, जिसको बटर कहते हैं। तो घरों में जैसे माता जी लोग करती हैं ना, जैसे उसको ऐसे ऐसे करते हैं, एक रहता है वो लंबा सा, उसको ऐसे ऐसे करके मथते हैं तो क्या होता है, या उसको अपकेंद्रण विधि कहते हैं। तो आप विधि का नाम याद रखें, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव के प्रश्न के लिए ये बहुत ज़रूरी है ना। तो आपको याद रखना है क्या? जैसे डाई को स्याही से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो वाष्पीकरण। यहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा है ना, क्योंकि स्याही से जल की मात्रा वाष्पीकृत हो रही है। तो ये हो गई, ये विधि हो गई वाष्पीकरण, और ये है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण में क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ आप अपकेंद्रण आप कपड़े धोते समय भी देख सकते हैं। जैसे आप अपने कपड़े डालने के लिए क्या किया, एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाला, अब उसके बाद ऐसे ऐसे करके उसको घुमाया, तो क्या होता है? हल्के पदार्थ, उसमें हल्का क्या है, जो आपका झाग है वो ऊपर आ जाता है और सारा पानी नीचे चला जाता है। तो क्या हो रहा है कि झाग हल्का है, तो हल्के होने के कारण वह ऊपर आ जा रहा है, और पानी भारी है तो वो नीचे बैठ जा रहा है। तो ये हुआ अपकेंद्रण। वही चीज़ होता है दूध और क्रीम को अलग करना। तो दूध में क्रीम होता है ना। तो क्या होता है कि उसको जब बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है तो क्या होता है कि उसका जो झाग होता है, यानी कि जो क्रीम होता है, बटर, वो क्या होता है? धीरे धीरे हल्का रहने के कारण वो ऊपर आ जाता है और दूध के कण वो नीचे रह जाते हैं। तो इस तरह से क्रीम ऊपर से अलग कर लिया जाता है और दूध अलग हो जाता है। तो ये हुआ दो विधि आपका, डाई स्याही और वाष्पीकरण। डाई को किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा और दूध से क्रीम को अलग किया जाता है अपकेंद्रण विधि के द्वारा। तीसरा है हमारा दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना। तो जैसे दो अघुलनशील मतलब क्या हुआ? जो एक दूसरे से घुल मिल नहीं सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग एक क्रियाकलाप में क्या करना है, आपको मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं केरोसिन का तेल, और जल, ये दोनों क्या होते हैं? इमिसिबल होते हैं, यानी कि आपस में अघुलनशील हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा विधि है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको पृथक्करण विधि, इसको कहा जाता है पृथक्करण विधि, जिसको घनत्व के अनुसार सेपरेट किया जाता है, यानी कि पृथक किया जाता है। इसमें क्या करना है आपको, ये मान लिया कि जल और मिट्टी का तेल है। अब क्या होता है कि दोनों तो घुलता तो नहीं है,
कुछ ऊपर तैरते रहेगा, किसके ऊपर, जल के ऊपर मिट्टी का तेल तैरता मिलेगा आपको, लेकिन इकट्ठा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि एक पृथक्करण कीप है, इस पूरे बर्तन को पृथक्करण कीप कहा जाता है। और थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप कॉर्क, स्टॉप कॉर्क ये होता है कि ये यहाँ पर खुलता है और लगता है, तो क्या है कुछ देर के लिए इसको स्थिर छोड़ देना है। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो पदार्थ क्या होगा, नीचे बैठेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो सतह में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा। इसी कारण से कुछ चीज़ें क्या होती है, पानी में तैरती हैं, जिसका घनत्व पानी से कम होगा वो चीज़ें पानी में तैरेंगी, और जिसका घनत्व पानी से अधिक होगा वो डूब जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि जल और मिट्टी के तेल में मिट्टी के तेल का घनत्व कम है, जल का घनत्व अधिक है, तो जल नीचे आएगा, मिट्टी का तेल ऊपर आएगा। कुछ देर स्टिल छोड़ देने के बाद, यानी कि स्थिर छोड़ देने के बाद मिट्टी का तेल धीरे 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 जल इकट्ठा हो जाएगा नीचे, और ऊपर पूरा मिट्टी का तेल इकट्ठा हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, स्टॉप कॉर्क। स्टॉप कॉर्क इसको इसलिए नाम दिया गया है, जैसे ही पूरा का पूरा जल अलग हो चुका है, स्टॉप कॉर्क को खोल दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो जल होगा, जल की मात्रा होगी इससे बाहर निकल जाएगी, और अंदर केवल आपका मिट्टी का तेल बच जाएगा। स्टॉप, और जैसे ही जल नीचे आने लगेगा, लास्ट होने लगेगा, तुरंत इस कॉर्क को बंद कर देना, यानी स्टॉप कर देना है। तो इसमें केवल मिट्टी का तेल रह जाएगा और सारा का सारा जल बाहर हो जाएगा। तो ये था हमारा दो अघोलनशील द्रवों को अलग करने की विधि। चौथा है हमारा नमक तथा कपूर के मिश्रण को अलग करना। तो इसमें क्या करना है कि हमारा यहाँ पे रखा है एक उल्टा कीप है। कीप किसको कहते हैं, जैसे आप जहाँ पे राशन वगैरह लेने जाते होंगे तो केरोसिन वगैरह देने के लिए एक होता है उल्टा सा शंकुआकार आकार का रहता है, एक लंबा सा नीचे लगा रहता है और ऊपर बड़ा चौड़ा मुंह रहता है, तो उसको उल्टा करके रखा हुआ है। और नीचे एक प्लेट में कपूर तथा नमक का मिश्रण रखा है। अब कपूर है और नमक है, देखने में एक जैसा लगता है। अगर कपूर को आप रगड़िएगा तो एकदम पाउडर जैसा अगर बन जाए, और अगर उसको नमक में मिला दे तो दोनों वाइट वाइट है, देखने में बहुत ज़्यादा, मतलब उसको अलग करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो क्या किया जाता है कि पहले उसको एक बर्तन में रख के उसके ऊपर एक कीप रखा जाता है, और उसकी जो ये वाला मुंह है उसको ढक दिया जाता है रुई प्लग को इसलिए ढक दिया जाता है ताकि जो कपूर गर्म होकर निकले वो बाहर ना जाए। तो अब इसको नीचे से गर्म जब किया जाता है तो क्या होता है कि नमक और कपूर के मिश्रण में जो कपूर होगा वो क्या करने लगेगा, वो गैस अवस्था में आ जाएगा। कपूर में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की विधि होती है, जिससे क्या होता है कि जब उसको गर्म किया जाता है तो वह सीधा सीधा द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाता है, सीधा सीधा गैस में ही बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता। तो यहाँ पर मिश्रण है, और जैसे ही गर्म करेंगे तो वह गैस अवस्था में बदल जाएगा। जब गैस अवस्था में बदलेगा तो वाष्प यहाँ पे फैलेगा, किसका, कपूर का वाष्प। यहाँ पे लिखा हुआ है कपूर की वाष्प, तो यहाँ पे कपूर की वाष्प रहेगी। और जब थोड़ी देर तक करते रहेंगे, जब यहाँ से वाष्प बनना बंद हो जाएगा तो आग को हटा लिया जाएगा। अब बर्तन को हटा दूसरी जगह ले जाकर जब इसको ठंडा किया जाएगा तो क्या होगा कि जो इस एरिया में आपका जो वाष्पीकृत कपूर है वो धीरे धीरे इसकी तली में, यानी कि इस कीप की तली में बैठता चला जाएगा। और जब जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो वापस से ये गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाएगा और इसके सतह में आकर बैठता जाएगा। इसे लिखा हुआ है ठोसीकृत कपूर, यानी कि यह किस में बदल गया है, ठोस में बदल गया। फिर आप कीप को हटा सकते हैं और कपूर को अलग कर सकते हैं। रुई प्लग को इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कपूर की वाष्प रहेगी, अगर ये खुला रहेगा तो कपूर की वाष्प बाहर जा सकती है, जिससे हमारा कपूर का लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी हमें। तो इसलिए इसको बंद किया जाता है और बाद में इसकी सतह से कपूर को निकाल लिया जाता है। पांचवा है आपका काली स्याही में डाई एक ही रंग है। क्या काली स्याही में डाई का एक ही रंग है या बहुत सारे रंग हैं? तो डाई क्या होता है, दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है, और इसमें हमको क्या करना है कि सारे रंगों को अलग अलग करना है। काली स्याही है, हो सकता है उसमें अलग अलग रंग होंगे, उसके बाद उसको अलग अलग करने की विधि है, और इस विधि को कहा जाता है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी मीन्स होता है कि जहाँ पर आप रंगों को स्टडी करते हैं,
तो क्रोमा मीन्स होता है रंग, ग्रीक लेटर है, आपका किताब में भी ये चीज़ें दी हुई हैं, आपकी किताबों में भी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो उसी से आया है क्रोमेटोग्राफी, यानी कि आपको क्या करना है, रंगों को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर एक छानक पत्र लिया गया है। छानक पत्र क्या है कि इसमें एक 3 सेंटीमीटर ऊपर नीचे से 10 सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल से रेखा खींची जाती है, उस पर बीचों बीच एक स्याही की एक बूंद डाली जाती है, और जो जल में अघुलनशील होगा, यानी कि जो जल में नहीं घुलेगा वो धीरे 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 ऊपर आने लगेगा, और जो जल में ज़्यादा घुलनशील होगा वो नीचे होगा, जो थोड़ा जल में और अधिक घुलनशील होगा वो और नीचे होगा। तो इस तरह से सारे रंग अलग अलग हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक यहाँ पर कागज ऊपर कांच की छड़ लगी है, एक जार टाइप का है जो इसमें हॉलो है, मतलब यहाँ से किनारे किनारे इसमें जल भरा हुआ है, और यहाँ पर बीच में डाला जाता है छानक पत्र, और वही स्याही का निशान यहाँ पर दिखाया गया। अब जो जो जल में घुलनशील होगा वो रंग क्या होगा, नीचे बैठेगा धीरे धीरे नीचे, और जो अघुलनशील होगा वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो ये हुआ डाई को अलग करने में। इसका उपयोग सबसे अधिक आजकल होता है ड्रग्स को मापने में। जैसे कोई व्यक्ति अगर ड्रग्स लेता है तो एनसीबी उसे उसके खून का सैंपल लेती है, रक्त का सैंपल लेती है, और उसके बाद उसको इसी विधि से क्रोमेटोग्राफी द्वारा जांच करती है कि उसके ब्लड में अगर वो कंज्यूम करता होगा ड्रग्स, तो क्या होगा कि उसके ब्लड में भी वो मिल चुका होगा, तो जिसके कारण क्या होगा कि उससे एनसीबी पकड़ सकती है कि इसके ब्लड में ड्रग्स की मात्रा है या नहीं है। तो इसी विधि से करती है क्रोमेटोग्राफी में कि जो जल में घुलनशील है वो नीचे, और जो अघुलनशील है वो धीरे धीरे ऊपर। ये थी हमारी 5वीं विधि। छठा है हमारा दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना। यहाँ पर क्या करना है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जब दो अघुलनशील है, इसमें है घुलनशील, जैसे हमारा था पानी और केरोसिन, ये दोनों तो घनत्व के द्वारा अलग अलग किए जाते थे, लेकिन यहाँ पर है घुलनशील द्रवों का पृथक्करण। इसमें जो विधि, इस विधि को कहा जाता है आसवन विधि। आसवन विधि द्वारा दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है, जिसके बीच क्वथनांकों का अंतर जो है थोड़ा सा अधिक रहता है ना, कम से कम 25 केल्विन से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि जल और एसीटोन का मिश्रण है, यहाँ पर एक जार में लिया जाता है जल और एसीटोन का मिश्रण, हमें जल और एसीटोन को अलग अलग करना है। तो अब सीधी सी बात है, जिसका क्वथनांक कम होगा वह जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा और वो इसमें फैल जाएगा, मतलब कि वाष्प के रूप में, यानी गैसीय अवस्था में चला जाएगा। तो यहाँ पर जल और एसीटोन का मिश्रण, इसको जब गर्म किया जाता है, यहाँ पर एक क्लैंप के द्वारा इसको स्थिर किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे आग लगाकर इसको गर्म किया जाता है। तो गर्म होने के बाद क्या होगा, जल और एसीटोन का मिश्रण है, तो एसीटोन का क्वथनांक कम है, जिससे क्या होगा, वह जल्दी उबलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उबलेगा वह गैसीय अवस्था में आ जाएगा, और धीरे 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 इससे होते हुए ये इस वाले पाइप में आ जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही इंटर करेगा, यहाँ पर एक लगा हुआ है जल संघनक। जल संघनक क्या हुआ, संघनन क्या होता है, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं, और ये करने वाली जो वस्तु रहती है उसको कहते हैं संघनक, यानी कि कंडेंसेशन कहते हैं संघनन को, और संघनक मतलब कंडेंसर, यानी कि जो क्या करे, कोई ऐसी चीज जो गैसीय अवस्था में किसी वस्तु को गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में ले आए, उसको हम कहेंगे संघनक। तो ये जल संघनक है, यानी कि यह ठंडा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शीतल जल निवेश, निवेश का मतलब होता है अंदर जाना, जैसे ही अंदर गया ठंडा पानी, ये क्या करेगा, यहाँ जो वाष्पीकृत यानी कि गैसीय अवस्था में एसीटोन है वो क्या होने लगेगा, वो धीरे धीरे गैस अवस्था से वापस से द्रव अवस्था में आने लगेगा। यहाँ पर गर्म होके आया गैस अवस्था में, यहाँ पर ये बदल गया द्रव अवस्था में, और उसके बाद द्रव अवस्था में बदलते बदलते यह एसीटोन यहाँ पर हम अलग कलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हमारा पानी रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जहां से शीतल जल जब जाएगा, जब इसको ठंडा करेगा तो कुछ अपना ऊष्मा इसको दे देगा, ये ऊष्मा ले लेगा उससे,
एसीटोन से ऊष्मा ये खींच लेगा। जैसे ही ऊष्मा खींचेगा तो इसका तापमान बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जल निर्गत। तो यहाँ जो निकलेगा वह गर्म जल निर्गत होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ से गर्म जल बाहर आएगा, क्योंकि ये तो ठंडा कर रहा है ना इसको, तो उसकी शीतलता को वो खींच लेगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जल और एसीटोन को अलग कर सकते हैं। क्यों? दोनों घुलनशील है। इस विधि को कहा जाता है आसवन विधि। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से कि दो घुलनशील द्रवों को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो आसवन विधि। इसी में अगला हमारा है प्रभाजी आसवन, जिसके द्वारा क्या होगा, अभी हमने बात किया था कि जब दोनों के बीच क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से अधिक हो, तो जल और एसीटोन का जो ये है आपका क्वथनांक है उसका अंतर 25 केल्विन से अधिक है। तो यानी कि जब हमारा 25 केल्विन से कम हो, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि दो द्रव है अलग अलग और दोनों घुलनशील भी हैं और दोनों का क्वथनांक 25 केल्विन से कम हो, तो उस विधि में हम लोग प्रभाजी आसवन विधि करते हैं। तो इसी में जरा सा हम केवल इसमें एक प्रभाजी स्तंभ ऐड कर देते हैं, जो कि इसको क्या करता है, सतह प्रदान करता है। इसमें केवल क्या करना है, प्रभाजी स्तंभ ऐड कर देना है, जिससे क्या होगा कि आप 25 केल्विन से कम क्वथनांक के अंतर के द्रवों को भी अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर चेंज हो जाए, यहाँ पर प्रभाजी स्तंभ इसका नाम रहता है, इस कारण से अब यह आसवन विधि न होकर के प्रभाजी आसवन विधि कहलाएगा। प्रभाजी आसवन, तो प्रभाजी आसवन यानी कि इसमें आपका एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम किस विधि द्वारा अलग करेंगे यदि उनके बीच उनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम हो, तो वह विधि का नाम क्या है, प्रभाजी आसवन। और अगर 25 केल्विन से अधिक होगा तो वो केवल आसवन। प्रभाजी आसवन क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रभाजी स्तंभ को ऐड कर दे रहे हैं, बाकी सब कुछ आपका सेम रहता है। यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सा अधूरा बनाया हुआ है, ठीक है, इस पे माइंड नहीं कीजिएगा, यहाँ पे ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रभाजी आसवन में जनरली आप देखे होंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पेट्रोलियम से पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, केरोसिन अलग किया जाता है, वैसे ये आपका जो होता है गैसोलीन तो पेट्रोल को ही कहते हैं, ये करते हैं ना वो एक जो चिपचिपा रहता है आपका ग्रीस, हाँ ग्रीस को अलग किया जाता है। तो सारे पदार्थों को अलग अलग इसी विधि से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मिश्रण है, यहाँ पर ये जाता है प्रभाजी स्तंभ। अब बात ये आता है कि प्रभाजी स्तंभ क्यों ऐड करते हैं। प्रभाजी स्तंभ इसको सतह प्रदान करता है, इसको सतह प्रदान करता है। यहाँ जो द्रव अवस्था में आपका जो मिश्रण है वो उसको ठंडा होने के लिए सतह प्रदान करता है। सतह प्रदान करने के कारण क्या होगा, यह जल्दी ठंडा हो जाता है और आपको जो भी द्रव चाहिए वो अलग हो जाता है। अगला है हमारा वायु से गैस को कैसे प्राप्त करें। जैसे वायु हमारा क्या है, मिश्रण है, अलग अलग गैसों का मिश्रण है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, मतलब और अन्य तरह के गैसें हैं, सबों का मिश्रण क्या है, वायु है। और यह क्या है, एक समांगी मिश्रण है। तो इसमें हमको क्या करना है कि सबको अलग अलग करना है। सबको अलग करने का मतलब है कि सारी गैसों को अलग अलग करना है। इसमें है सबसे पहले हमको क्या करना है, वायु को संपीड़ित करना है, यानी कि कंप्रेस करना है। यानी कि जब हम उसको कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भर देते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, संपीड़ित करना, गैसों को भरते हैं। तो जैसे यहाँ पर है वायु निवेश, उसके बाद है दबाव में वायु, जैसे कि कंप्रेस किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दो अलग अलग प्लंजर के द्वारा इसको कंप्रेस किया जा रहा है, जिससे क्या हो गया कि यह कम क्षेत्रफल में, कम आयतन में अधिक गैस की मात्रा हो जाती है, यानी कि उसका प्रेशर अधिक हो जा रहा है। तो प्रेशर अधिक होगा, टेम्परेचर भी उसका बढ़ जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे गर्म वायु निकल रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गर्म वायु। और इसके बाद ये अलग से एक अलग कॉलम में आता है जहाँ पर ये संघनक लगा हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि शीतल जल निवेश, यानी कि यहाँ से क्या जा रहा है, शीतल जल जा रहा है। यहाँ से शीतल जल जाने के कारण क्या हो रहा है कि ये ठंडा कर रहा है, इस वायु को ठंडा कर रहा है, कंप्रेस्ड वायु को, संपीड़ित वायु को, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ से जब शीतल
वायु आएगी तो यह संपीड़ित रहेगी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है शीतल संपीड़ित वायु। उसके बाद यहाँ पर है पृथक करने वाला, यहाँ पर एक पृथक करने का, यहाँ से सब अलग अलग होगा, यहाँ तक एक अलग विधि है और उसके बाद फिर यहाँ से सभी गैसों को अलग अलग किया जाता है। अब वो गैसों को अलग जब भी किया जाता है तो गैसीय अवस्था में ना करके किसी को ठोस में, किसी को द्रव में, जैसे यहाँ पर है पृथक करने वाले में सबसे पहले आता है यहाँ पर शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ, उसके बाद इस द्रवित वायु से प्रभाजी आसवन कॉलम में अलग अलग गैसों को अलग अलग, जैसे क्वथनांक प्रभाजी आसवन कॉलम जहाँ भी आया, आसवन जहाँ भी आता है हमारा क्वथनांक का रोल आ जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग गैसों का अलग अलग क्वथनांक के आधार पर अलग अलग किया जाता है। जैसे यहाँ पर है प्रभाजी आसवन कॉलम में, जिसमें नाइट्रोजन अलग निर्गत हो रहा है, ऑर्गन अलग निर्गत हो रहा है और फिर अलग से कॉलम में आपका द्रवित ऑक्सीजन निर्गत हो जाएगा। तो इस आधार पे हम इस पूरे ये में क्या करते हैं, गैसों को द्रव अवस्था में बदलकर उसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। अगला है आपका क्रिस्टलीकरण द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, और ये पृथक्करण की अंतिम विधि है। इसमें क्रिस्टलीकरण से हम जानते हैं समुद्री, मुख्य रूप से यह समुद्री जल से नमक, घरों में जो साधारण नमक सफ़ेद वाइट कलर का जो नमक होता है वो जो पैकेट्स वगैरह में मिलता है, तो वो क्रिस्टलीकरण द्वारा ही समुद्री जल से बनाया जाता है। और इसी में एक और आता है आपका कॉपर सल्फेट के रवे बनाना, जैसे कि आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट के रवे को बनाना। तो रवे को हम कहते हैं इंग्लिश में क्रिस्टलीकृत करना, यानी कि क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन को रवाकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट के रवे बनाना और समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। तो उसमें आपको क्रिस्टलीकरण में करना क्या होता है कि आपको सबसे पहले उसका एक विलयन बनाना रहता है, जो भी पदार्थ से आपको निकालना है एक जल में, उसके बाद जल से मिश्रण करके उसका एक विलयन बनाना है कॉपर सल्फेट के केस में। उसके बाद उसको वाष्पीकृत, छानने के बाद उसको जो जल के कण उसको वाष्पीकृत कर देना है और उसको छानक पत्र से ढकना है। छानक पत्र क्या होता है, जिससे क्या होगा कि आपके कॉपर सल्फेट का जो कुछ अंश है वह उड़ के बाहर ना जाए और जो वाष्पीकृत यानी कि वाष्प में कन्वर्ट हुआ जो जल है वह वाष्प होके उड़ जाए। तो वो छानक पत्र कार्य करता है और धीरे धीरे कुछ समय के लिए इसको शांत छोड़ दिया जाता है, जिससे हमें स्पष्ट रूप से कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त हो जाता है। तो वही विधि हम लोग समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में भी करते हैं। इसको कुछ समय के लिए, सबसे पहले तो इसमें जो अशुद्धियाँ रहती हैं उसे हटा दिया जाता है, उसके बाद इसे उबाला जाता है। वाष्पीकृत करने के बाद उसको छानक पत्र से ढक देते हैं और शांत छोड़ देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि नमक के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण, समुद्री जल से नमक प्राप्त। इसमें तो मुख्य दो है, आपको नमक प्राप्त करना है और क्या करना है, कॉपर सल्फेट के रवे। तो कुछ कुछ विधियां आपकी हैं, जैसे हमने दिया था कुछ, आप एक सारणी हम बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारा, कौन कौन सी विधि से आपको क्या क्या अलग कर रहे हैं। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है, क्रिस्टलीकरण। ये है क्रिस्टलीकरण। अच्छा, इसके पहले हमने पढ़ा था क्या कि घुलनशील द्रवों को अलग करना, इसमें है यह आसवन विधि। और जब दोनों के बीच आपका क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो जाएगा तो वो यही सी विधि का नाम हो जाएगा प्रभाजी आसवन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अघुलनशील द्रवों को अलग करना। ये घुलनशील है और ये अघुलनशील है। इसको किया जाता है घनत्व के द्वारा, पृथक्करण विधि यह है घनत्व द्वारा। अच्छा, एक था हमारा नमक और कपूर के घोल को। तो नमक और कपूर के घोल को आप कैसे अलग करते हैं, नमक और कपूर के घोल को अलग कैसे करते हैं, हम
ऊर्ध्वपातन द्वारा, जिसमें क्या होता था उल्टा कीप रखते थे, उसमें क्या होता था कि कपूर के वाष्प कण जाकर इकट्ठा हो जाते थे कीप में, फिर ठंडा किया जाता था और कपूर हमें प्राप्त होता था ऊर्ध्वपातन द्वारा। अच्छा, उसके बाद एक उसके पहले हमने पढ़ा था रंगों को अलग करने वाली विधि, रंगों को अलग करना, जिसमें क्या था, जिसको कहते थे क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। उसके पहले हमने पढ़ा था कि डाई से क्या, डाई बनाना किससे, स्याही से डाई बनाना, स्याही से डाई बनाना, ये था हमारा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। तो ये कुछ कुछ विधियां हैं आपको याद करनी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपका है कि स्याही से डाई को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो वाष्पीकरण के द्वारा किया जा सकता है। रंगों को, दो अलग अलग रंगों को अलग किया जा सकता है किस विधि के द्वारा, तो क्रोमैटोग्राफी द्वारा। नमक और कपूर को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। उसके बाद है अघुलनशील द्रवों को अलग करना है किससे, घनत्व द्वारा। और उसके बाद है घुलनशील द्रवों को अलग करना है तो आसवन विधि। और जब दोनों के बीच का क्वथनांक 25 केल्विन से कम हो तो हो जाएगा यह प्रभाजी आसवन। और समुद्री जल से नमक को अलग करना है तो ये हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। तो ये थे आपको पृथक्करण की कुछ विधियाँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में तो केवल ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो ये टेबल का आप कम से कम स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और अच्छे से इसको याद कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।